हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2.3.3 रेंज ऑफ लेंथ की। चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11 फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो रेंज ऑफ लेंथ की जो यूनिवर्स में जो लेंथ है वो कितनी, उनका रेंज क्या है, ठीक है। सबसे छोटी जो मेजरेबल लेंथ है, सबसे बड़ी मेजरेबल जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। द साइजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज. This may vary from the size of the order of 10 to the power minus 40 meter of the tiny nucleus of an atom to the size of the order of 10 to the power 26 meter of the extent of the observable universe. ठीक है, तो ये रेंज है हमारे यूनिवर्स की एक न्यूक्लियस के साइज़ की, ठीक है, जो कि 10 की पावर माइनस 14 मीटर, और पूरे यूनिवर्स का जो साइज़ है, एक्सटेंड है, जहाँ तक हमारा पूरा यूनिवर्स फैला हुआ है उसका साइज़, ठीक है। तो टेबल 2.6 गिव द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ एंड साइजेस ऑफ सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और ये टेबल जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरे उसका ही डिस्क्रिप्शन दिया है इसमें। साइज ऑफ प्रोटॉन 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, साइज ऑफ एटॉमिक 10 की पावर माइनस 14 मीटर है, ठीक है। इस तरह से आप पूरा ये लिख सकते हो, एक आइडिया आपको होना चाहिए। और देखो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 10 की पावर 26 है, ठीक है। इसमें तो ऐसा, तो या आपको आइडिया सबका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम। वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट फॉर शॉर्ट एंड लार्ज लेंथ। कुछ स्पेशल यूनिट है जो आपको याद रखना है, इनको याद रखना है आपको। 1 फर्मी कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। न्यूक्लियर साइज़ को हम फर्मी में मेजर करते हैं, ठीक है। एमस्ट्रॉन्ग 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होता है, सिंबल आप देख रहे हो इसका यहाँ पर। और ये जो वेवलेंथ्स होंगी उनको एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एवरेज डिस्टेंस क्यों बोला है? एवरेज डिस्टेंस इसलिए बोला है बिकॉज जो अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो अर्थ है सन के अराउंड it revolves in a elliptical path and not in a circular path. सो इसलिए जो डिस्टेंस है वो और फोकस पे है सन। ग्रेविटेशन चैप्टर में आप देखोगे इसको कि जो फोकस पे है इसलिए डिस्टेंस वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कभी सन अर्थ के पास आएगी, कभी दूर जाएगी, इसलिए जो डिस्टेंस, इसलिए हम अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस लेते हैं। वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना है? 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, याद रखना है आपको। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो है लाइट ईयर। तो 19.46 into 10 to the power 15 मीटर होता है ये। पार्सेक इंपॉर्टेंट है, पार्सेक देखो, पार्सेक भी कितना है? 3.08 into 10 की पावर 16 मीटर है। क्या पार्सेक? इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सब्सटेंस इन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अर्थ और ये रहा सन, ये अर्थ है और ये सन है, इनके बीच में एवरेज डिस्टेंस कितना है वो हमें पता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है, जस्ट से। तो ये जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन का, ये जो अगर जिस डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल सब्सटेंड करेगा, 1 सेकेंड, ठीक है, 1 डिग्री में 160 मिनट्स होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड मतलब 1/3600 ऑफ अ डिग्री, इतना एंगल सब्सटेंड करेगा उस डिस्टेंस पे, क्या वो डिस्टेंस हो जाएगा पार्सेक। एक बार फिर से, जो अगर एक जो आर्क है, ठीक है, अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस है बेसिकली, वो जिस डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल सब्सटेंड कर रहा है वो, तो ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी, अब मैं इतना इसको बहुत शो करने के लिए बड़ा है, इट विल बी वेरी क्लोज। 1 सेकेंड बहुत छोटा एंगल होगा, बहुत छोटा एंगल होगा, तो डेट विल बी 1 पार्सेक, 3.08 into 10 power 16 मीटर, ठीक है। आई होप कि ये पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं फिर आगे, ठीक है। और अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास की। मास इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। तो मास एक बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, ओके।
ऐसा यूनिट मास की किलोग्राम में आप सबको पता है। The prototype of the international standard kilogram supplied by the International Bureau of Weights and Measures are available in many other laboratories of different country। ठीक है, तो जो प्रोटोटाइप है कि ये डिसाइड किया होगा ना एक पर्टिकुलर, अभी इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो जो पहले स्टार्टिंग के पेजेस में दी है। जो प्लेटिनम इरिडियम की जो अलॉय है वो एयर टाइट कंटेनर में रखा है, उसको 1 kg बोला है। तो वो प्रोटोटाइप अलग अलग कंट्रीज में अवेलेबल है लैब में। ठीक है, तो इंडिया में भी है, न्यू दिल्ली में इंटरनेशनल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में। ठीक है, while dealing with atoms and molecules, the kilogram is an inconvenient unit. In this case, there is an important standard unit of mass called the unified atomic mass unit। तो जब हम बात डील करते हैं एटम मॉलिक्यूल के लिए तो किलोग्राम एक बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो हमें के लिए हमें बहुत छोटी यूनिट लेनी पड़ेगी। उसके लिए हमने यूज़ करते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कितना होता है ये 1 U से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना होता है और कितना होगा 1 AU 1 यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 आपको पता है कार्बन की 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, 13, 14। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे। न्यूक्लियॉन मतलब जो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो 12 है ये। ठीक है, तो 12 से डिवाइड कर दिया, और बेसिकली जो पूरे एटम का मास है वो न्यूक्लियस का मास तो है, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है ना, नेग्लिजिबल इनफैक्ट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एटम का मास है उसका न्यूक्लियस का मास है। ओके, और वो हम क्या कर रहे हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स है, तो और लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, इसलिए 1/12 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो मास है हमने उसको स्टैंडर्ड मान लिया, दिस इज 1.66 × 10⁻⁻27 kg। दिस इज एस्ट्रोनॉमिक एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम बोलेंगे ना हीलियम की बात करते हैं 4 ग्राम जब बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ये 4 ग्राम 4 यूनिट्स जब बोल रहे हैं उसको, फिर ग्राम एटॉमिक मास है वो तो। ठीक है, तो 4 टाइम्स है इसके, इस मास के 4 टाइम्स से अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 4 नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं उसको 4 राउंड ऑफ करके कि 4 टाइम्स हैवियर है हीलियम। इस जो स्टैंडर्ड हमने मास लिया है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम्स है। ओके, Most of commonly mass of commonly available object can be determined by common balance like the one in grossest of तराजू से हम इसको बैलेंस को मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। लार्ज masses in the universe like planets, stars based on the Newton law of gravity can be measured using gravitation method। चैप्टर 8 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे मास हम हेवनली बॉडीज़ का, बिग ऑब्जेक्ट्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। For the measurement of small masses of atomic subatomic particles, we make use of mass spectrograph। तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं हम एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स का मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ में बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को में प्लेस करेंगे, और उसमें जो रेडियस इस तरह से कुछ पैराबोलिक पाथ बनाएगा। ठीक है, और तो इसका जो रेडियस है पैराबोलिक पाथ का, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, इसके मास के प्रोपोर्शनल होगा चार्ज पार्टिकल के, ठीक है, न्यूट्रॉन बोला मैंने, न्यूट्रॉन नहीं के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में तो न्यूट्रॉन रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो रेडियस मास के प्रोपोर्शनल है। डिटेल उसका समझना है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको समझ लेना। ओके, रेंज ऑफ मासेस की बात करें तो the masses of the object we come across in the universe vary over a very wide range. This may vary from tiny mass of the order of 10⁻⁻30 of an electron। इलेक्ट्रॉन का मास है सबसे छोटा, ओके, 10⁻⁻30 kg, याद रखना चाहिए आपको इस चीज़ को। और जो ह्यूज मास ऑफ पूरे यूनिवर्स का मास 10⁻55 kg, ये रेंज है। अलग अलग चीज़ों का मास अलग, इन रेंज के अंदर इलेक्ट्रॉन का मास देखा हमने, प्रोटॉन का मास 10 के, ये भी याद रखना है। ठीक, 10⁻27 kg इस रेंज में। ठीक, रेस्ट बट बहुत सारी चीज़ों का तो एक आइडिया तो सबको होना चाहिए। ह्यूमन का मास 10⁻2 इस रेंज के आसपास है। ऑब्जर्वेबल यूनिट 10⁻55। ठीक है,
इसके बाद मेजरमेंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो मेजर एनी टाइम इंटरवल मीन अ क्लॉक वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सीजियम एटम। तो टाइम हम क्लॉक से मेजर करते हैं, क्लॉक जो हमारी बेस एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं और वो किस पे बेस्ड होती है, पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन अ सीजियम एटम। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ टाइम चाहिए था जो चेंज ना हो ना, जिसमें जो टाइम हो वो चेंज ना हो, इसलिए हमने सीजियम एटम की वाइब्रेशन को चूज़ किया है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक। सीजियम क्लॉक इस पे ही बेस्ड है। ठीक है, समटाइम्स कॉल एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं इसको, तो याद रखना एटॉमिक क्लॉक सीजियम क्लॉक भी बोलते हैं और इसके पीरियोडिक वाइब्रेशन पे बेस्ड है। Such standards are available in many laboratories in the cesium atomic clock। ठीक है, सेकेंड की डेफिनेशन देख लो। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? द सेकेंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन। बिल्कुल याद करने की जरूरत है इस नंबर को। ठीक है, corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हाइपर फाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट में जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन जो, ठीक है, जो ट्रांजिशन होगा उसमें वाइब्रेशन में। ठीक है, सच बताओ तो मुझे अभी डेफिनेशन समझ में नहीं आई है। ठीक है, बहुत मैंने ट्राई किया था इसको, तो इस डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, द वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम एटम रेगुलेट द रेट ऑफ द सीजियम एटॉमिक क्लॉक सच एज द वाइब्रेशन ऑफ अ बैलेंस व्हील रेगुलेट एन ऑर्डिनरी रिस्टवॉच और द वाइब्रेशन ऑफ अ स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल रेगुलेट अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो जो सीजियम एटम की जो वाइब्रेशन है वो एटॉमिक सीजियम एटॉमिक क्लॉक के वाइब्रेशन को बैलेंस करते हैं, जैसे कि एक व्हील, जो रिस्टवॉच में क्या होता है, एक व्हील रोटेट कर रहा है, वही क्या कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और क्वार्ट्ज क्रिस्टल में क्वार्ट्ज की वाइब्रेशन कंट्रोल करते हैं, वैसे सीजियम के वाइब्रेशन कंट्रोल करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये टाइम वाला आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर दैट। द सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट। मैं ट्राई करूँगा फ्यूचर में इसको और थोड़ा डीप पढ़ के और अब इस पैराग्राफ को और क्लियरली बता पाऊँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं जो इस एनसीईआरटी में उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इन सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट, तभी हमने सीजियम को चूज़ किया इसमें फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस। द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन थ्रू 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, जो नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है सेकंड जो है 4 सीजियम क्लॉक से, एटॉमिक क्लॉक से मेंटेन किए जाते हैं। Cesium atomic clock is used at the National Physical Laboratory Noodle Maintenance Standard of time। तो cesium atomic clock यूज की जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, टू मेंटेन टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स टू मेंटेन टाइम, जो न्यू दिल्ली में है। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मेंटेन करने के लिए। In our country, the NPL has the responsibility of maintenance and improvement of physical standard, including of that of time frequency। तो NPL की रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम और इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। ठीक है, नोट दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज लिंक्ड टू दिस सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। द एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर सो एक्यूरेट दैट दे इम्पैक्ट द अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन एज plus minus 1 into 10 की पावर माइनस 13 1 पार्ट इन 1 10 की पावर 13। ठीक है, तो एक्यूरेसी की बात की है, बहुत एक्यूरेट से हैं सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स। ठीक है, दिस implies that the uncertainty gain over path time by such a device is less than 1 part in 10 की पावर 13। ठीक है, तो इतनी अनसर्टेनिटी बस 1 पार्ट बस 10 की पावर 13 में। दे लूज और गेन नो मोर देन 3 माइक्रो सेकेंड इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में बस 3 माइक्रो सेकेंड का ही गेन और लूज होता है। ठीक है, तो इसी एक्यूरेसी क्वेश्चन को हमने चूज़ किया इन द फर्स्ट प्लेस। इन व्यू ऑफ द ट्रेमेंडस एक्यूरेसी इन टाइम मेजरमेंट ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ बीन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ। तो इसी की वजह से क्या है, लेंथ को भी हमने इसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन है कि पाथ लेंथ
टाइम ट्रेवल्स इन सर्टेन इतने टाइम इंटरवल में, ठीक है, 1/299799245 ऑफ अ सेकेंड में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो हो जाएगा 1 मीटर। द टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट दैट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ फाइट रेंज ऑफ तो टाइम इंटरवल भी हम देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर दे रखे टेबल में, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻24 सेकेंड और एज ऑफ यूनिवर्स 10⁻7 सेकेंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप इसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन आप देखो इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है, समझना इस चीज़ को। और ये आप इसको लास्ट में क्वेश्चन भी छोड़ा है यहाँ, ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कुछ है रीज़न, ठीक है, जो मे भी फ्यूचर में पता लगेगा। वो क्या है देखते हैं। You may notice that there is an interesting coincidence between the numbers appearing in table 2.3 and 2.5. Note that the ratio of the longest and the shortest length of the object in our universe is about 10⁻40. जो मास की बात की, लेंथ की बात की ना, सबसे छोटी लेंथ और सबसे बड़ी लेंथ का रेशो ले के देखोगे तो 10⁻41 आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम का भी लेके देखोगे ना, सबसे छोटा जो टाइम हम मेज़र कर सकते हैं और ये 10 सबसे बड़ा जो टाइम है 10⁻41 ही आएगा। ये अब इसके अलावा एक और चीज़ है, मास का जो सबसे छोटा मास हम मेज़र कर रहे हैं उसका रेंज और सबसे बड़ा रेंज, ये 10⁻41 तो नहीं, लेकिन 10⁻41 का स्क्वायर ये आ रहा है 10⁻41। ऐसा कैसे ना, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो रेंज है वो 10⁻41 के टर्म्स में क्यों एक्सप्रेस हो रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न है क्या, ये कोइंसिडेंस है, यही क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है। मे भी फ्यूचर में इसके बारे में, अभी ऑब्वियसली इसका रिसर्च का टॉपिक हुआ ये, और अगर ऐसा कुछ होता है तो फ्यूचर में हमें डेफिनेटली पता चलेगा, नहीं तो हो सकता है कोई कोइंसिडेंस हो।